वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी सोशल साइंस पढ़ाने में स्कूल का क्या योगदान है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। द रोल ऑफ स्कूल इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस पढ़ाने में स्कूल का क्या रोल है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं जो स्कूल होता है वो क्या है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो स्कूल के बारे में लिखेंगे कि भाई स्कूल जो है वो एक एजुकेशन सेटअप लेके आता है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस लेके आता है कि कैसे करिकुलम चलेगा पूरे ईयर का, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन टीचर क्या देता है बच्चे को, सो दैट कि बच्चा उस बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स क्या हों, फुलफ़िल हों, हर व्यक्ति के इंडिविजुअल्स नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा क्या करे, एक्सीलेंस प्राप्त कर पाए, है ना। परफॉर्मेंस अच्छी हो उसकी, वो इंजॉय कर पाए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं स्कूल के द्वारा, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, है ना। वो फ्रेंडशिप बनाए, वो सोशल हो, है ना। जो शाइनेस है उसको कैटर कर पाए अच्छे से, वो टीम वर्क सीख पाए। डिबेट्स वगैरह होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, ये सब क्या क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे को एक टीम स्पिरिट के बारे में पता चलता है कि हमें टीम में कैसे रहना है, ग्रुप में कैसे हमें कोऑपरेट करना है। सोसाइटी में जब वो जाएगा तो उसे पता होगा कि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया। तो एक तरीके का क्या होता है, उसकी सोशल वेलबींग करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, ना सिर्फ करिकुलम सलेबस कंप्लीट किया जाता है, बल्कि उसको व्यवहार में परिवर्तन या फिर बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी सिखाई जाती हैं स्कूल के अंदर। तो स्कूल इज़ अ प्रिपेयर इज़ अ स्मॉल सोसाइटी वेयर चाइल्ड फ्लरिश, है ना। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। सोशल साइंस जो है उसमें पढ़ाने से बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना। ह्यूमन की वैल्यूज़ जो हैं वो जो फॉलो करते आ रहा है अपनी पुरातन संस्कृति से। फ्रीडम क्या होती है बच्चे को पता चलती है। फ्रीडम जैसी चीज़ें भी कोई चीज़ होती है ना। हम सिविक्स में पढ़ते हैं कैसे म्यूचुअली हमें क्या रिस्पेक्ट करनी है, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, कैसे हम डाइवर्सिटी को फ्लरिश करते हैं। नेहरू जी क्या बोल के गए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके का क्या है, सोशल साइंस हमें बताता है कि कैसे बच्चे को एक आउटलुक देना है। तो सोशल साइंस पढ़ाने में स्कूल का क्या योगदान है। तो स्कूल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे बच्चे की मोरालिटी, है ना। बहुत सारे सुबह असेंबलीज़ होती हैं, असेंबलीज़ में बहुत सारे कोड वर्ड्स बोले जाते हैं, ऐसा करिए ऐसा करिए, ये सारा सोशल साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, प्रेयर करवाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेयर्स होती हैं, हर कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है। टीचर्स क्लास में आता है तो बोलता है अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का, है ना। हाँ, जिसको भी, जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, है ना, चाहे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, ऐसे इस तरह से जो टीचर्स अपने इंट्रो रखते हैं क्लास में आते हुए, ऐसे विश करते हैं, जो क्या दर्शाता है, एक तरीके का इंक्लूसिविटी जो बोलते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम सोशल साइंस में सीखते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस हमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन सिखाता है कि कैसे हमें क्रिटिकली सोचना है, इंक्वायरी मोड हमें ऑन करना है। ठीक है, बच्चा अपने विचार को एक्सप्रेस कर पाए। ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, सोशल साइंस से सीखते हैं। ठीक है, और जिसमें हिस्ट्री हो गई, बहुत सारे डिसिप्लिन है, जैसे हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं, जियोग्राफी से हमें अपने एरियाज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, और पॉलिटिक्स क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, सोशल साइंस से सीखते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम बेसिक पॉइंट्स देखें तो ये तो बेसिक है कि हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, कोऑपरेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सो ऑन। पर बेसिक उसका फंक्शन क्या है स्कूल का, कि उसकी जो बच्चे की जो सोशल साइंस में जो पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो। तो कैसे होगा, तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा वो लैब्स के बारे में है, कि हमने सुना है साइंस लैब होता है, मैथ्स लैब होता है, ठीक है, फिज़िक्स लैब होता है, बट हमने सोशल साइंस लैब्स नहीं सुने होंगे। तो वहाँ ये किया गया है कि भाई स्कूल जो है वो क्या खुलवाए, एक लैब्स हो, स्पेसिफिक लैब्स हों, जिससे कि बच्चे को मिनिएचर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के छोटे छोटे मिनिएचर्स होते हैं, जियोग्राफिकल चीज़ें होती हैं, वॉल्केनो जैसी कुछ केमिकल चीज़ें होती हैं,
तो क्या होता है कि जो लैब्स होते हैं ना, वो एक तरीके के एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, बच्चे को एक्टिवली वो चीज़ को सिखाने का प्रयास करते हैं, एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देते हैं बच्चे को कि कैसे नॉलेज को रियल में देख कर, एक तरीके का मॉडल रूप में देख कर बच्चा सीखता है। उसको लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से वो सीखता है। जो लर्निंग है वो फनेबल हो जाती है, मतलब कि एक तरीके का बच्चा करते करते सीखता है और खुश होता है ना ऐसी चीज़ों को देखकर। इससे क्या होता है कि बच्चा जब लैब्स में आता है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है, उसकी जो कॉग्निशन है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके और भी कॉन्क्रीट लेवल पे चले जाते हैं। कोई चीज़ उसने थ्योरी सुनी थी, वो वोल्केनो ऐसे एरप्ट होती है, उससे इग्निशियस रॉक ऐसे बनती है। तो टीचर ने क्या किया, लैब्स में लेके उनको ये प्रैक्टिकल या फिर उनको एक मॉडल दिखा दिया, या फिर बच्चे उसमें जाके देख रहे हैं कि किस तरह से ये इग्निशियस रॉक बाहर निकलती है, लावा कैसे निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि लैब जो है वो बेटर एक्सपीरियंस देती है बच्चे को, कोऑपरेटिव लर्निंग सिखाती है कि कैसे ग्रुप में जाके हम लोग आपस में सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं, डिस्कशन बोल रही हूँ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो यंग चिल्ड्रंस हैं वो क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हमें बहुत सारे तरीके पता चलते हैं। तो लैब जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भीड़ हो जाएगी एक ही लैब्स में, तो 30 to 35 बच्चे ही एक ही लैब्स में रहें तो अच्छा है। दूसरा इसका ये है कि जो स्कूल्स होते हैं ना, और जो स्टेट लेवल के स्कूल्स होते हैं या फिर प्राइवेट सरकारी स्कूल होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डिबेट, क्विज़ या फिर यू नो डिस्कशंस। ये सब स्टेट लेवल पे होता है। फिर क्या करते हैं, हर एक जो पर्टिकुलर स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट में, क्विज़ में और डिस्कशंस में। तो इससे उनको प्राइज़ भी मिलते हैं, उससे बच्चे को प्रोत्साहन भी मिलता है कि कैसे हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। एकेडमिक जो रिसर्च स्किल्स है बच्चे की, अगर वो डिबेट कर रहा है तो वो उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करेगा, जिससे रिसर्च करने के दौरान उसको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी चीज़ की। जब डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ही डीपली उसके इंसाइट्स देख रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक बच्चे को कम्युनिकेशन जो है उसकी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती हैं, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाती है, कैसे क्रिएटिवली अपने तरीके से कोई बात को रखना है, किस तरह से पॉज लेना है, कहाँ पे ज़्यादा हमने स्ट्रेस देना है। इस तरह से बच्चे जो इस एक्टिविटी, उसके क्या प्लस पॉइंट है, उसके क्या माइनस पॉइंट्स हैं, सबको डिक्टेट करना, उसको सिंथेसिस करना, इवैल्यूएट करके अपने माइंड से कॉन्शियसली कैसे स्पीक करना है। बच्चे की एकेडमिक रिसर्च स्किल्स बढ़ती हैं। कोई भी टॉपिक जो होगा ना वो ट्रेंडिंग होगा या फिर उसके एजुकेशन से रिलेटेड होगा, तो वो बच्चा क्या करता है, उसको रिसर्च करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से सर्च करता है, उससे उसकी रिसर्च स्किल हैं वो इम्प्रूव होती हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं। ठीक है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है, उसको पता चलता है कि ये चीज़ कैसी है, क्या है ना। क्रिएटिवली वो बोल पाता है, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंटली वो अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर पाता है। स्कूल जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाता है डिबेट्स के अंदर, ताकि उसकी जो राइटिंग स्किल्स है, जो लिखने की शैली है वो भी इंक्रीज़ हो, एनालिसिस कर पाए, जो भी इंफॉर्मेशन उसने पढ़ी है समझी है उसका एनालाइज कर पाए, इन डेप्थ उसको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, इंटरनेट से वो क्या करता है, रिसर्च करता है और बेस्ट चांस मिलता है उसको हाई मार्क्स मिलने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो डिबेट होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या होती है, हेल्पफुल होती हैं। और डिबेट ज़्यादातर हम देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में हम देखते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे मुद्दों पे डिस्कशन होती है, उसको उसका मतलब पोस्टमार्टम किया जाता है एक तरीके का। हम कह सकते हैं कि डिबेट जो होती हैं बच्चे की इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, एक्सप्रेस कर पाना, कॉन्फिडेंटली बोल पाना कोई चीज़ को, स्टूडेंट को एक तरीका दिया जाता है कि कैसे हमें किसी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको कैसे काटना है, विद द फैक्ट, विद द लॉजिकल, है ना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं या फिर इश्यूज हैं, उसको कैसे फेस करना है, बच्चे को इनिशियली सिखाया जाता है। तो जो डिबेट्स होती है उसमें क्या होता है, कोई भी मुद्दा ले लो तो उसका एक फेवर पॉइंट होता है, एक नॉन फेवर होता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो बोलेगा ये चीज़ अच्छी है इसलिए क्योंकि ये फैक्ट्स हैं।
तो कहीं न कहीं ये एक बच्चे को रियल लाइफ़ के लिए भी तैयार करता है कि हमें क्रिटिकली थिंकिंग करनी है कोई भी चीज़ की। अगर बाय चांस हम रियल लाइफ़ में भी हमारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट करता है, तो हमें फैक्ट और फिगर के हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम उससे डिस्कस कर पाएँ, एनकाउंटर कर पाएँ उसकी, है ना? प्रॉब्लम्स के साथ कैसे फेस करना है, ये हमें डिबेट सिखाती है, हमें इम्प्रूव करती है, हमारे नॉलेज को एक्सपैंड करती है, ठीक है? जो भी चीज़ें हमें पता होती हैं। ऐसे तो हमें पता नहीं होगी, जब हमारे साथ कोई कॉम्पिटिशन्स होंगे या फिर कोई एग्ज़ाम होते हैं या फिर असेसमेंट्स होती है, तो हमें कोई भी चीज़ बहुत डेप्थ में पता होती है ना? वो हमारे दिमाग में रिमेंबर होती है, हम रिकॉल कर सकते हैं, उसको समझ समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं ना, बच्चे अपने आप इसमें भाग लेते हैं, फन करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? और इस तरह से हेल्दी डिस्कशंस बनते हैं। इससे बच्चे की टीम बिल्डिंग बनती है, मतलब कि एक तरीके का बच्चा टीम स्पिरिट में काम कर रहा होता है, कोऑपरेटिवली कैसे हमें करना है। बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, वो ऐसा नहीं कर पाता। वे धीरे-धीरे जब उसकी इस तरह से टीम में वो जीत जाएँगे या फिर हार जाएँगे, तो उस तरह से उनको फ़ील होता है ना? तो ये एक तरीके का टीम बिल्डिंग या फिर फन होता है ना? कॉम्पिटिटिव होता है कि एक बोल रहा है तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसे उसको उसके आर्ग्यूमेंट को काटना कैसे है, इस तरह से फन नहीं होता है। जो सुनने वाला है उसके लिए फन है ना? रिलीव द स्ट्रेस एंड टेंशन, जो डेली रूटीन होती है। हाँ, बच्चा वही पढ़ रहा होता है क्लास में अंदर, तो ये जो है वो स्ट्रेस को फ्री करवाती है ना? रिलीफ देती है। डाइवर्स ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, डाइवर्स कल्चर्स के जो लोग होते हैं, उनकी फ्रेंडशिप बनती है, वो साथ में परफॉर्म करते हैं, इससे फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होती है। एनसीसी कैडेट क्रॉप, नेशनल कैडेट क्रॉप्स, तो क्या होता है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है एयर फोर्सेस में, जो बच्चे जाते हैं, उनको इनिशियली ट्रेन करने के लिए या फिर उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए फ्यू ईयर्स के लिए क्या किया गया गवर्नमेंट ने, स्कूल्स में क्या किया गया, इसको ओपन करवाया गया, सो दैट कि बच्चे के अंदर मतलब कि एक वो भावना जगाना कि किस तरह से हम सर्व कर सकते हैं अपनी देश को, है ना? आर्म फोर्स के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप करना बच्चों के प्रति। तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर करैक्टर डेवलप होता है, कमांडरशिप कैसे करनी है, सर्विस कैसे देनी है, लीडरशिप कैसे होती है, लीड कैसे करना है ना? ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, वो क्या है, एनसीसी प्रोवाइड करता है। तो एनसीसी जो है वो स्कूल के अंदर इनबिल्ट की जाती है, ताकि जो पोटेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो जिनकी इच्छा होती है, जो जिनके अंदर वो दम है कि वो कर सकते हैं ना, तो वो यहीं से निकलते हैं, ठीक है? फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सर्शंस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक स्कूल के द्वारा सेटअप की जाती है। साल में 2 बार 3 बार, जितनी बार भी छुट्टियां होती हैं या फिर कुछ समय होता है ऐसा, जो कि स्कूल के द्वारा करवाया जाता है, जो कि एक एजुकेशनल ट्रिप हम कहते थे अपने टाइम पे, और यहाँ पे हम कह देंगे इसको फील्ड ट्रिप, मतलब कि फील्ड में जाकर हम कोई भी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, या फिर कोई भी दरिया हो, या फिर कोई भी प्रकार की चीज़ हो, एक म्यूज़ियम हो गए, ठीक है, प्लेसेस हो गए, या फिर नदियाँ, तालाब, माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो है एक्सपीरियंस होता है एक तरीके का बच्चे का, जो रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में जाकर वो बच्चा सीखता है, या फिर फील्ड ट्रिप से आया और क्लास में टीचर ने डिस्कस किया कि हम कहाँ गए थे, कौन सी लेक देखने गए थे। तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, जो लर्निंग्स है वो बाय सीइंग देखता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में एक्टिविटी करके हम सीखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एजुकेशन जो है वो बुक्स से ही नहीं होती है, आसपास एक्सप्लोर करने से, जाने से, घूमने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ये चीज़ें ऐसे क्यों हैं, ठीक है। तो फोर्ट ऐसे क्यों है ना, इसको मेंटेन क्यों किया जाता है। तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, या फिर सिविक्स हो गई, जैसे कि कोड्स हो गए, सेशनल कोड्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोड हो गए, ये क्यों होते हैं, है ना। पंचायत घर हो गए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोकल बॉडीज़ हो गई, या फिर कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके का सिंबॉलिक होता है बच्चे के लिए, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो कॉन्क्रीट लेवल पे चले जाए। और क्या है ना कि इससे बच्चा ना बहुत इंटरेस्टिंग
तरीके से पढ़ता है, और कुछ बच्चों को करके सीखना, या फिर अलग अलग डाइवर्स लर्नर्स होते हैं जो जिनकी लर्निंग नीड्स को फुलफ़िल करता है। तो एजुकेशनल ट्रिप जो होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, हिस्टोरिकल होती है, ज्योग्राफिकल होती है, इकोनॉमिक होती है, ज़ूलॉजिकल होती है। जैसे कि कोई मधुमक्खी के बारे में टीचर ने बताया कि छत्ता कैसा लगता है, तो वो बी कीपिंग होते हैं, जिसमें वो ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे बी कीपिंग को दिखाया जा रहा है कि ऐसे शहद के डब्बे रखे हुए हैं, और इस तरह से इसमें जो शहद है उसको रखा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि रियल लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो एजुकेशनल ट्रिप्स वो ट्रिप्स होती हैं जहाँ पर बच्चे को जो कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कोई लर्निंग्स है वो कॉन्क्रीट लेवल पे लेके जा रहे हैं। एक्सर्शन प्लेसेस पे विजिट होता है, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे फोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्ट्स क्या हैं, क्या रेलिवेंस है उसकी, किसने बनाया, कौन से राजा थे, है ना, कौन सी टाइम से ये चलते आ रहे हैं, कौन से टाइम से ये ज़मीन ऐसी है ना। तो ये हिस्टोरिकल होती हैं, जैसे कि फोर्ट्स हो गए, किले हो गए, टूम्ब हो गए, गुफाएं हो गई, सी कोस्ट हो गए, जैसे कि हम देखते हैं मरीन ड्राइव जाते हैं ना, तो बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ हो गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, और जब ये इसको टीचर एज अ एजुकेशनल ट्रिप में लेके जाता है तो उसको एक्सर्शन बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं फील्ड ट्रिप्स के नाम से, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, या फिर कमर्शियल लेवल पे टेक्नोलॉजी हब हो गए, है ना। क्या कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये हमारे जो थे वो रोल्स ऑफ क्या थे, स्कूल, कि स्कूल के क्या रोल्स है। तो बेसिक हम बात करें तो एक तो लैब होना चाहिए, साइंस लैब, सोशल लैब होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे मॉडल्स टिकाए हों, या फिर उसके रिलेटेड बच्चे की पिक्चर्स हों, चार्ट्स हों, या फिर कह सकते हैं कि मिनिएचर्स हों, टॉपिक के रिलेटेड टीचर इस्तेमाल कर पाए उसको, है ना। तो लैब्स होने चाहिए। पहला एनसीसी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की डिसिप्लिन बढ़ती है। एजुकेशनल ट्रिप्स होनी चाहिए, जिसको हम फील्ड ट्रिप्स एक्सर्शन के नाम से जानते हैं। तीसरा, और हमने क्या पढ़ा था इसमें, हाँ, डिबेट और डिस्कशंस होने चाहिए, क्विज़ेस होने चाहिए। ये सारे के सारे काम किसके हैं, स्कूल के काम हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के काम हैं, जो कि स्कूल का रोल बताते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ गुड सोशल साइंस टीचर। तो सोशल साइंस टीचर बनने के लिए आपको क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। देखो, क्वालिटी अलग होती है, ग्रोथ अलग होती है। ग्रोथ क्या होती है, जब आप उस चीज़ में कुछ ऐड करते चले जा रहे हो, ठीक है। क्वालिटी होती है कि आपको कैसे इसको इन्हेंस करना है। तो इसमें ग्रोथ भी आ जाती है और क्वालिटी भी आ जाती है, ठीक है। क्वालिटी जस्ट दैट इज़ इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है, जो चीज़ आपकी व्यवहार में दिखती है वो, ठीक है। कैसे आप अपने आप को और ग्रो कर सकते हो हर साल, हर दिन और हर महीने, ठीक है। कितना और इफ़ेक्टिव आप कर सकते हो चीज़ को, आउटकम इससे आपके अच्छे होंगे। जितना बच्चे का परफॉर्मेंस होगा, आपके जो बच्चे हैं कितना परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ से पता चलता है, ठीक है। तो क्वालिटी जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, रादर की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आपका वो दिखता है बाहर कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है टीचर्स की, वो मतलब कि इशू रहा है एक तरीके का 1920s में। हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में कितना उथल पुथल था, मतलब कि उसमें कोई भी पॉलिसीज़ नहीं आ रही थी, टीचर अनट्रेंड टीचर्स थे, लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता था, इफ़ेक्टिवनेस इतनी नहीं थी, और मतलब ज़्यादा कंसर्न नहीं दिया जाता था कि कैसे पढ़ाना है, टीच कैसे करना है, पेडागॉजी को कैसे पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है। क्वालिफाई कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पर आज के टाइम में हम देखते हैं कि आज के जो टीचर्स बन के आ रहे हैं वो कैसे हैं, उनकी ट्रेड्स कैसे होने चाहिए, कैसा उनका नॉलेज होना चाहिए। आज के टाइम पे हम एनईपी को देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को देखते हैं जो 2020 में बन के आई है, वो हमें कैसे बता रही है कि एजुकेशन एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, रिजिडिटी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डंडा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, टीचर को फ्लेक्सिबल रहना होगा, टीचर यहाँ पे सिर्फ एक तरीके का साइड लाइनर है,
ठीक है। सेंटर कौन है यहाँ पे, चाइल्ड है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बेसिक लाइन्स हैं जो कि हमने बात की। अब गुड टीचर की क्वालिफिकेशन, रेंज ऑफ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिस इस डायग्राम से हम समझेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ टीचर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस। तो पहला इसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए टीचर की, तो वो होती हैं ट्रेड्स। तो एक इंडिविजुअल से यही मतलब यही हम क्या कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं कि जो क्लास के अंदर जैसा व्यवहार करेगा ना, तो बच्चा क्या करता है, उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है। इमिटेशन की मदद से बच्चा क्या करता है, आपको कॉपी करता है। जैसा व्यवहार आप करोगे वैसा ही वो आपको कॉपी करेंगे। तो आपके व्यवहार में कितना साफ है, ठीक है। अगर आप वैसे भी चिड़चिड़े इंसान हो, कैसे बातचीत कर रहे हो बच्चों के साथ, कैसा व्यवहार है आपका, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट बच्चों के अंदर है या नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाने से मतलब रख रहे हो, सिर्फ आप बुक पढ़ाई निकल गए, कोई बच्चे की नीड्स के हिसाब से नहीं पढ़ाया, बच्चे से पूछा ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं ना। तो ट्रेड्स होते हैं जो कि बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, अपना पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, ठीक है, मैं कैसे बोलता हूँ, डाइवर्स कल्चर्स के लोगों के साथ कैसे बातचीत करता हूँ, है ना। तो व्यवहार जो है टीचर का कैसा होना चाहिए, वो एक्साइटेड होना चाहिए, है ना, ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए। कैसे बैलेंस अप्रोच लेके टीचर चलेगा, ट्रेड्स में वो ही आएगा कि मतलब कि उसकी कितनी मोटिवेशन है, उसने कितना लेसन प्लान किया है, कितना उसका टाइम शेड्यूल कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, टाइम पे आता या नहीं आता, है ना। तो ये कुछ ट्रेड्स होते हैं, कमिटमेंट कितनी है उसको, ये हो गया। आगे आता है पेडागोजिकल स्किल्स एंड सब्जेक्ट मास्टरी। तो कोई भी टीचर, आपको पढ़ाने का तरीका पता भी है या नहीं, आपने बीएड की है या नहीं, आपको सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज तो ज़रूरी है, पर आपको पता होना चाहिए कि आप किस क्लास को पढ़ा रहे हो, ठीक है। क्लास है आपकी 8th क्लास और आप पढ़ा रहे हो डेप्थ ग्रेजुएशन बेस्ड, है ना। तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ाना है। पढ़ाना कैसे है, वो होती है स्किल। और सब्जेक्ट का नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग एंड स्किल इज़ डिफरेंट। स्किल मीन्स हाउ यू लीड, है ना, कैसे आप लीड करोगे क्लास को, किस तरह का, कितने लेवल तक लेके जाओगे अपनी नॉलेज, वो सारा ही पढ़ा दोगे कि किस तरीके से उसको मैनेज करोगे। मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं आपकी, आपने प्लान कैसे किया है लेसन को, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है क्लास में, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स में आता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जिसमें टीचर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक ही सब्जेक्ट में, जैसे सोशल साइंस में सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे इंटीग्रेट कितने हैं, कितना आप इंटीग्रेशन से पढ़ा रहे हो, है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, कितने मेथड्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि इंक्वायरी बेस्ड होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, कम्युनिकेशन वाला होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड होता है, पार्टिसिपेटिव होता है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम हेल्प करते हैं बच्चे को कोई भी नॉलेज को इम्पार्ट करने में। नॉलेज ऑफ करिकुलम, जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको पता है कि क्या पढ़ा रहे हो आप, आउट ऑफ द कोर्स चले गए आप, है ना। जितना पूछा गया उतना ही आप पढ़ाइए। बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से ही करिकुलम बनाया जाता है। तो नॉलेज होना चाहिए आपको करिकुलम का, और थोड़ा पेडागोजिकल जनरल नॉलेज होना चाहिए कि अगर बच्चा प्रॉब्लम है किसी को, तो आपको किस तरह से आप उसको नॉलेज इम्पार्ट करोगे। किस बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ताकि जो स्पेशल चाइल्ड है उसके बारे में डायग्नोस कर पाओ, उसकी लर्निंग इनएबिलिटीज़ को जान पाओ। ये टीचर को एक स्पेशल या फिर जर्नल पेडागोजिकल नॉलेज होता है, ठीक है। कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कौन से बच्चे लर्नर्स आपको इस तरह से पढ़ने में इच्छुक हैं, ये जज करना होता है बाय द ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। तो ऑब्जर्वेशंस भी आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप ऑब्जर्व करोगे बच्चे को। नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जो भी आप पढ़ा रहे हो, क्या आपको रेलिवेंस चीज़ है उसकी, आपको रेलिवेंट चीज़ें पता है आज के टाइम में, उसका क्या रेलिवेंस है, क्या कॉन्टेक्चुअल है, या फिर क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स आप ले रहे हो या नहीं, उनकी रियल लाइफ से उससे कनेक्टेड होने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में जानी चाहिए चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी लिंक्ड अप कर लिया, नहीं, कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ सेल्फ,
टीचर को जब तक अपने बारे में नॉलेज नहीं होगी कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, मेरे मेथड्स कितने अच्छे हैं, मैं कैसा हूँ, है ना, मेरा व्यवहार कैसा है बच्चों के प्रति, मैं कैसा पेशेंस रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, मैं इंथुजियाज्म है मेरे अंदर या नहीं है। तो नॉलेज ऑफ सेल्फ की बात हो रही है यहाँ पे। रिफ्लेक्ट करना है अपने आप को कि क्या मैं टीचर बनने के लायक हूँ भी या नहीं। तो रोज़ ही हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो टीचर बनने के लिए पाथ होता है, एक तरीके का तरीका होता है कि कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी हो, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हो, चाहे वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन हो, चाहे व्यवहार हो। हर चीज़ में क्या होता है, टीचर को अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको बाकायदा एक जर्नल होना चाहिए कि उसमें उसको मास्टरी करनी है। तो अब हम इसको डेप्थ में लेके जाएंगे। तो हमने कुछ पढ़ा, जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए, हमारे स्किल्स हो गए, सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, हमारी टीचिंग मेथड्स क्या रहेंगे, करिकुलम का नॉलेज होना चाहिए, पैडागॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में भी हमें पता होना चाहिए, और सेल्फ के बारे में तो पता होना ही चाहिए। पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है, पर्सनैलिटी मतलब जो हमारे व्यवहार, जो हमने बाहर से ओढ़ के रखा है, एक पर्सोना, जो कि एक तरीके का नाटक ही है, ठीक है। अगर हम अपने घर पे बैठे होते हैं, ठीक है, कैजुअल कपड़ों में या फिर कैसे भी, हम ज़्यादा उसमें वो ध्यान नहीं देते कि कोई क्या सोचेगा। पर जब हम बाहर जाते हैं तो हम पूरे वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, ताकि दूसरों पे जो इन्फ्लुएंस है हमारा वो बेस्ट रहे, ठीक है, कोई हमें ऐसे गवार ना समझे। तो हम क्या करते हैं, अच्छे से बहुत रिस्पेक्टिवली हम क्या करते हैं, बोलते हैं, और कपड़े भी हम वैसे पहनते हैं कि हमें कोई जज ना करे, गरीब ना कहे। तो इस तरह से जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी मतलब कि आपकी आवाज़ में कितना कॉन्फिडेंस है, आप आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपका रियल लाइफ में भी और ऐसे भी फॉर्मल में भी कैसा है, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नेचर, आपका कैसा नेचर है, तो जैसा आपका नेचर होगा वैसा ही आप क्लास में भी पेश आओगे वैसे। तो कहा गया है कि अगर टीचर की जो ट्रेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हों, मतलब कि जैसे बच्चे बच्चे के प्रति रिजिडिटी ना हो, ह्यूमर हो थोड़ा, ये नहीं है कि पढ़ाया जा रहा है तो फिर पढ़ाया ही जा रहा है, बिल्कुल ही मोनोटोनस हो गई क्लास, बिल्कुल नहीं। थोड़ा ह्यूमर लाइए, थोड़ा हंसी लाइए, थोड़ा उसमें मजाक कीजिए, है ना, अपने गंदे जोक्स मारिए, जिससे कि थोड़ा माहौल थोड़ा ठंडा हो, है ना। इस बिल्कुल ही सीरियस माहौल में ना पढ़ाया जाए, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं। सेंस ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस हो, टीचर अगर बायसनेस होगा, पर्सपेक्टिव लेके आएगा क्लास के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों के अंदर कि यार ये टीचर ना ऐसे ही है, ये तो उन्हीं लोगों का साइड लेता है जो थोड़े अच्छा बोल लेते हैं, है ना। तो ये मैक्सिमम देखा गया है, टीचर क्या करता है, उन्हीं बच्चों को खड़ा करता है जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं या फिर जो शाय होते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो फेयरनेस अगर टीचर की होगी तो वो अच्छे से बच्चे से कम्युनिकेट कर पाएगा, बच्चे उस पर विश्वास कर पाएंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि अब क्या है कि कुछ बच्चे जो है ना अनपेशेंस होते हैं उनके अंदर, तो वो चैप्टर ख़त्म होने से पहले ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तो टीचर को थोड़ी इरिटेशन हो जाती है कि अभी तो हमने लाइन्स भी नहीं पढ़ी और फिर भी आप क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो टीचर के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है, इंथुसियाज्म होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, क्लास के अंदर आते ही बच्चा उसको देख के खुश हो, ये नहीं है कि डिप्रेशन में चला जाए तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, है ना, क्रिएटिव माइंडसेट से पढ़ाए। ये नहीं है कि लेक्चर दे रहा तो फिर लेक्चर ही दे रहा, थोड़ा बच्चे को भी इन्वॉल्व करे, एक्टिव पार्टिसिपेट करे, बच्चे का इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करे, है ना, बच्चे की केयर करे। बच्चे, कोई बच्चा बीमार भी निकल जाता है बीच में, या फिर कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया तो स्ट्रिक्ट टीचर जो होते हैं वो बदतमीज़ तरीके से पेश आते हैं बच्चों के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए टीचर के अंदर, और अपने जो भी उसके बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, ठीक है, वो अपने घर पे छोड़ के आए। उसका एटीट्यूड ये है कि मैं तो भाई अगर लेट हो गया बच्चा तो उसको बाहर ही रखता हूँ। अगर बच्चा क्लास में एग्ज़ाम से पहले मतलब कि थोड़ा हड़बड़ी में आया है तो उसको बाहर ही रखेंगे, तुम लेट हो गए, नो अलाउ। मतलब एक तरीके का क्या है, रिजिडिटी है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो आप टीचर हो वो टीचर बनने के लायक नहीं हो। आप फ्लेक्सिबिलिटी रखो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है बच्चे के प्रति, तो आपको क्या पता है। तो एटीट्यूड अपना जो अच्छा रखना है, बिलीफ इन टीचिंग, ठीक है। और बच्चे
जो आप पढ़ा रहे हो उसमें बिलीव होना चाहिए। ये नहीं है कि कंफ्यूज माइंडसेट से आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चा आपसे लर्न करे, सीखे, आपको रोल मॉडल मानता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ाओगे ना वैसे ही बच्चा आपको जज करेगा। तो मतलब कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज को अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कैसे इम्पार्ट करना है, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपका भी जो भी आपने कंटेंट पढ़ाना है। ये नहीं है कि आप उसी समय जाके स्कूल में जाके या फिर क्लास में जाके ही आप टेक्स्ट बुक को खोल रहे हो और फिर एक ही लाइन, मतलब आपका जो 40 मिनट्स है ना उसको आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए, कैसे हमने पढ़ाना है, कैसे ये क्लास को लीड करना है ना। आपको मतलब कि एक तरीके का आपको अपनी ड्यूटी के प्रति क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। कि कैसे अगर आप मतलब टाइमली टीचर होंगे ना, डिसिप्लिन होगा आपको कि कैसे ये टाइम से आ जाता है टीचर, है ना। तो एक तरीके का आपकी जो ऑरा है, वो पर्सनालिटी है, ट्रेट्स हैं, उससे लोग इंस्पायर होंगे। ये टीचर फिक्स टाइम पे आ जाता है ना। तो टीचर ने अगर मेहनत की है तो एक्सपेक्टेशन भी कर सकता है ना बच्चों से कि बच्चा कितना सीख रहा है। इवैल्यूएशन से पता चलता है कि टीचर कितना इफेक्टिव है, कितना वो कमिट किया है उसने जॉब के प्रति। अगर उसकी कमिटमेंट अच्छी होगी जॉब के प्रति तो वो आउटपुट भी प्राप्त करता है। बहुत सारे बच्चे निकल के आए हैं जो कि आज दुनिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो टीचर की वजह से ही उसका इनपुट है जो आज हम इतने अच्छे अच्छे बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सारे फैक्टर्स होते हैं एक इफेक्टिव टीचर को बनाने में। और भी अगर टीचर को और अच्छा बनना है तो उसको सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल जो है एक टीचर बनाता है, सो दैट कि अपने आप को चेक कर सके, अपने आप के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ट्रैक कर सके, जॉट करता है जो भी पॉइंट्स उसने सीखे होते हैं या फिर जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखे होते हैं, तो उससे क्या करता है वो रिफ्लेक्ट करता है अपने जर्नल बना के, है ना। बच्चे की कितने मेथड सुटेबल हुए हैं, कितने बच्चे ने सीखा है, तो उससे क्या करता है रिफ्लेक्शन देता है अपने आप को। सेकेंड इसमें आता है पेडागोजिकल स्किल्स, स्किल्स क्या होती हैं और नॉलेज जो है कि कैसे हम इम्पार्ट कर सकते हैं जो हमारे अंदर नॉलेज है, जो भी हमने सब्जेक्ट का नॉलेज लिया हुआ है, हिस्ट्री का, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे सिविक्स का, या फिर, है ना, ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, या फिर इकोनॉमिक्स जो 9th या फिर 8th में आती है। टीचर को कितना इंक्लिनेट करने आता है, इंटीग्रेट करने आता है सब्जेक्ट्स को, कैसे वो इसको इम्पार्ट करता है, कितनी लेवल की जो है फैक्ट एंड फिगर्स बच्चे के सामने उसकी मेंटल लेवल के हिसाब से रखता है, ठीक है। तो टीचर को थोड़ा टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना है क्लास के अंदर वो भी पता होना चाहिए। अब टीचर ने पढ़ लिया कि लेक्चर मेथड होता है तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उसको मैकेनिकली करके देखना होगा, ठीक है, जिसको हम टीचिंग प्रैक्टिस भी बोलते हैं। प्रैक्टिस करके देखेगा ना, ऐसे पढ़ लेने से उसकी टेक्निक जो है वो आने ना जाएगी, तो प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बेटर होनी चाहिए ताकि उसकी मतलब कि उसको अरेंज करने आना चाहिए कि जो भी उसने कंटेंट पढ़ाना है उसको ऑर्गेनाइज करे, पहले तो उसको सिंथेसाइज करे, पहले समझे कि क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करती है टीचर, एक लेसन प्लान तैयार करती है, प्रिपरेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं लेसन प्लानिंग। फिर प्लानिंग में हम कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं डिसाइड करते हैं। तो टीचर को ये जो लेसन प्लानिंग होती है ना, ये एक टीचर का टाइम सेव करती है, एनर्जी सेव करती है, क्योंकि वो उसको पता होता है कि इतने मिनट मुझे ये वाली इंट्रोडक्शन देनी है, इसके बाद मैं वीडियो या फिर कोई एड का इस्तेमाल करूँगा। तो एड का दिखाने का टाइम कितना रहेगा, 5 मिनट रहेगा। उसके बाद मैं बच्चों को बोलूँगी कि क्या सीखा इस एड के देखने से, ठीक है, ऑब्जर्व क्या किया आपने। तो एक तरीके का क्या है, टीचर को ये जो टेक्निक्स होती हैं या फिर मेथड्स होते हैं ना, तरीका होता है, ये क्या करते हैं आपके टाइम को सेव करते हैं, टीचर के टाइम को सेव करते हैं। कैसे टाइम का एक ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है, प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना है, टीचर को पता चलता है। टीचर बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है ताकि उसकी जो टीचिंग है वो अच्छी हो सके, उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके, एज अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उसकी बढ़ पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक टीचर को टीचर बनाती हैं। प्रैक्टिकल उसको जो भी उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं ना, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन मतलब इम्प्लीकेशन उसका हो पाए, ऐसी ही
ऑब्जेक्टिव सेट करे। ये नहीं है कि जो सेट मतलब कि उसका कोई आउटपुट ही नहीं है तो वो ही टीचर सेट करके बैठा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इनोवेटिव टीचिंग मेथड, जैसे इनोवेटिव मतलब जिसमें इनोवेशन है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, या फिर वेबसाइट टूल्स, या फिर कुछ ऐसे वेब वेब 2.0 करके कुछ है ना, इंटरनेट है, उसका इस्तेमाल करें। ग्राफिक्स सिमुलेशंस या फिर एनिमेटिव मॉडल्स होते हैं जो कि टीचर इस्तेमाल करता है, ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो कॉन्क्रीट लेवल पे चली जाए, है ना। और इसको बोलते हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स जो हैं टीचर इस्तेमाल करता है। फीडबैक फॉर्म ऑफ टीचिंग, ठीक है, इससे क्या होता है कि फीडबैक भी मिल जाता है टीचर को कि कैसा उसका एजुकेशनल मटेरियल था, कैसे उसने कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया, किस तरीके से रखा, है ना। एड क्या इस्तेमाल किया आपने, है ना। टीचिंग को और अच्छा बनाने के लिए आपने क्या क्या किया, प्लानिंग की, है ना। डिस्टर्बेंस क्लास के अंदर कैसे आपने मैनेज किया। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया, कैसे उसकी अटेंशन को ग्रैब किया। अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हम क्या करते हैं, एड का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे क्लास में, एक ही चीज़ बार बार रिपीटेटिवली सुन रहा है, या फिर टीचर की वॉइस को सुनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, बच्चा भी बोर होता है कि आगे लेक्चर देने। तो हमने क्या करना है कि बच्चे को इंटरेस्ट उसका स्टिमुलेट करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमने क्या करना है, जोक्स क्रैक करने हैं, या फिर एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने के लिए इवैल्यूएशन टीचर लेगा, किस तरह से इवैल्यूएशन करता है, नॉलेज का नॉलेज गैदर करता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करता है टीचर। सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, क्या सोशल नॉर्म्स होने चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए, है ना। बच्चे को बताओ क्योंकि ये सोशल इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ में, आप फेस कर सकते हैं, कैसे इससे टैकल डाउन करना है, कैसे इसको इंटरप्रिटेट करना है। गलत मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कोई चीज़ की, तो टीचर का काम होता है इसको डायग्नोस करना, चेक करना कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो कुछ प्री सपोजिशन होती है, मतलब कि एक तरीके का पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को मिस इंटरप्रिटेट करना, या फिर किसी फ्रेंड सर्कल से पता चल जाता है कि ऐसा होता है, ऐसा तो होता है ना। जब ऐसे बिठाना है जो कि आज की टाइम से कनेक्टेड हो, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, बच्चे को पता हो, ठीक है, उसमें मिस इंटरप्रिटेशंस ना हो। बच्चे की जो भी मिस इंटरप्रिटेशंस हैं नॉलेज को लेकर, जो भी वो टॉपिक पढ़ रहा है, उसको जो प्रीवियस नॉलेज है उसको डायग्नोस करना, चेक करना कि क्या वो सही जा रहा है, क्या सही नहीं है, उसको क्लियरिटी देना, प्योरिटी देना नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड तरीके से करना, ठीक है। लॉजिक फिगर्स के साथ आपको पढ़ाना है। आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है। हर जगह उसका इस्तेमाल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड वे में हमें पढ़ाना है।